नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सूरजपुर आंदोलन अब सिर्फ एक एफआईआर का मामला नहीं रह गया है, बल्कि सत्ता बनाम विपक्ष की सीधी टक्कर में बदल चुका है। कांग्रेस नेता पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अब राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में आ गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के मंच से दिए गए बयान कि कांग्रेस ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हमारी भी सरकार आएगी ने सियासत का पारा और बढ़ा दिया है। बीजेपी इसे पुलिस अधिकारियों को धमकाने वाली भाषा बता रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि लोकतांत्रिक संघर्ष और राजनीतिक प्रतिरोध की आवाज है। ऐसे में सवाल यह है, क्या यह विपक्ष की चेतावनी थी या फिर सत्ता में वापसी का राजनीतिक संदेश? और क्या आंदोलन की आड़ में पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश हुई? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। रिपोर्ट देखिए आप। सूरजपुर में कांग्रेस का आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन तीसरे दिन और ज्यादा गर्मा गया। सोमवार से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन में मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव भी आमरण अनशन पर बैठ गए, जबकि दीपक बैज भूख हड़ताल पर रहे। और इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां मंच से दिए उनके बयान ने सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार आती जाती रहती है, कांग्रेस ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हमारी भी सरकार आएगी, याद रखेंगे। बयान सामने आते ही बीजेपी ने इसे पुलिस और प्रशासन को धमकाने वाला बयान करार दिया और मामला राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया। प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, इस बात को समझ लीजिए आप। और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी। फिर थानेदार समझ ले और एसपी और आईजी भी समझ ले, जब आपकी जानकारी में आ गई तो सुधार लीजिए, और नहीं सुधारेंगे तो याद रखा जाएगा। ऐसे धमकी चमकी नहीं करना चाहिए। वो प्रदेश के मुखिया रहे हैं, उनको कम से कम इतना तो समझना चाहिए, प्रशासनिक विषय है। अगर उसमें कुछ है, हमारे ऊपर हुआ था तो आखिर प्रशासन ने उस समय जांच हुई और कोर्ट ने निर्णय किया, और कुछ प्रकरण ऐसे हुए जो सबके राजी मना से फाइनल हुए। तो मेरा ये कहना इसमें किस तरीके से वो कहना चाहते हैं? क्या उनके कहने पर पुलिस करे? क्या उनके कहने पर धाराएं लगे? क्या उनके कहने पर धाराएं उठा ली जाए? क्या उनको इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए? ये उनके लिए चिंता का विषय है। हालांकि कांग्रेस अपने नेता के बचाव में खुलकर सामने आ गई है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी पुलिस का दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रही है। तो वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति डर और दबाव की रही है और भूपेश बघेल का बयान उसी मानसिकता को दिखाता है। भूपेश बघेल जी ने कोई गलत बात नहीं कही। भूपेश बघेल जी ने कहा सरकार है, सरकार के समय में, सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की गलत चीजों को मत करो। सरकार तो आना है और जाना है, कल उनकी थी, आज हमारी है, फिर कल हमारी आएगी। इस प्रकार की बात को कहा। मैं समझता हूँ अधिकारियों को और प्रशासन को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सत्ता किसी के अकेले की नहीं है। वातावरण पूरे प्रदेश में, चाहे वो माफियाओं के द्वारा हो, चाहे गुंडों के द्वारा हो, चाहे अन्य रूप में हो, इनके द्वारा ऐसे धमकाने का, डराने का, डरा धमका कर काम कराने का, ये इनके यहाँ परंपरा में है। और इसी बात को भूपेश बघेल जी दोहरा रहे हैं। फिलहाल सूरजपुर का यह आंदोलन अब सिर्फ एक एफआईआर या पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह राजनीतिक भाषा, सत्ता के तेवर और विपक्ष के प्रतिरोध की बड़ी बहस बन चुका है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक आंदोलन और राजनीतिक संघर्ष बता रही है, तो बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।
हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन भूपेश बघेल के बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत में नई बहस जरूर छेड़ दी है। क्या आने वाले दिनों में विवाद प्रदेश की राजनीति को और गरमाएगा? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं चर्चा के लिए। डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस की प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और प्रफुल्ल पारेख वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शुरुआत यहां पर जो की जाएगी किरण जी, ये जो आंदोलन किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, एक नेता पर एफआईआर और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद देखिए लग नहीं रहा था कि मुख्यमंत्री पूर्व आ जाएंगे, पूर्व उप मुख्यमंत्री आ जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आ जाएंगे। इतना संघर्ष करने पर कांग्रेस को क्यों मजबूर कर दिया बीजेपी ने? कि ये छोटा सा एफआईआर का ये प्रकरण इतना बड़ा रूप ले लेगा, आंदोलन बन जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात करें तो यहाँ के सभी इको हो रहे हैं। साइम जी, हाँ जी, मैं ठीक करवाता हूँ उसको। आप बोले, आवाज आ रही है आपकी यहाँ तक बराबर। तो यहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं वो बिल्कुल यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि अभी चरणदास महंत जी बयान देते कि मैं ये फला संत को नहीं मानता। कभी दीपक बैद जी बयान देते हैं कि टीएस बाबा को दिल्ली चले जाना चाहिए। कभी भूपेश बघेल जी का हाल का जो बयान आया, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस अभी कभी बीसीसी भूपेश कांग्रेस कमेटी बन जाती, कभी टीसीसी चीफ कमेटी बन जाती, कभी डीसीसी दीपक बैज कांग्रेस कमेटी बन जाती। तो मुझे लगता है इतने स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि अभी तो सारी कांग्रेस कमेटी एक साथ ही बैठी है ना, अभी तो कोई मतभेद नहीं है। अभी तो सारी कांग्रेस कमेटी एक साथ बैठी हुई है। वही तो मैं कह रही हूँ, जैसे ही भूपेश बघेल जी ने देखा कि टीएस सिंहदेव जी ये आंदोलन करके या अनशन करके फुटेज ले लेंगे या आला कमान की नजरों में चढ़ जाएंगे, इनके अध्यक्ष दीपक बैद जी वहां कूद गए। उनके प्रेजेंस को देखते हुए भूपेश बघेल जी कूद गए। और भूपेश बघेल जी को खबरों में लेना आरोप है कि सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, पावर का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। भूपेश बघेल खुद सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं थानेदार को कि हमारी भी सरकार आएगी। आरोप ये लगाए जा रहे हैं। देखिए संयम जी, जिस व्यक्ति के खिलाफ ये प्रकरण है वो आदतन अपराधी है। उससे कई ऐसे रिकॉर्ड्स है जो अपराधी के तौर पे वो जाने जाते हैं उस क्षेत्र में। तो कांग्रेस को अपराधियों को संरक्षण देना तो शुरू से आप देखते आ रहे हैं। इस प्रकार जितने भी अवैध काम होते थे पिछली कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस सरकार संरक्षण दे के बनी खड़ी रही। अब फिर यही काम कर रही है। जब उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के खिलाफ अगर लगाए तो सारी कांग्रेस उसको संरक्षण देने का काम कर रही है। यहाँ पर शिल्पा जी, क्या आदतन अपराधी है जिला उपाध्यक्ष आपके नरेंद्र जैन, ये बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और एक आदतन अपराधी के लिए पूरा का पूरा संगठन आ गया है, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ये प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे नेता आदतन अपराधी के लिए। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ जी। देखिए संयम जी, समय के साथ दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा। इनकी मनगढ़ंत कहानी लिख देने से, बोल देने से चीजें बदल नहीं जाती। ये पूरा जो घटनाक्रम था उसके लिए मैं 4 लाइन कहना चाहूंगी कि सियासत की गुरूर को एक दिन चूर होना ही था, जैसे कि आज चूर हो गया। सियासत के गुरूर को एक दिन चूर होना ही था, झूठ के एक काले साए को दूर होना ही था। तुमने समझा था कि दबा लोगे इंसाफ को, पर सत्य का परचम तो बुलंद होना ही था। जिस प्रकार से आज दिखाई दिया है कि सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, झूठी एफआईआर कर रही है, विपक्ष की एकजुटता के सामने इनको डर लगने लग गया है, इसलिए ये आज मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, यह मामला कानून व्यवस्था का नहीं था, बल्कि ये सत्ता का अहंकार और राजनीतिक द्वेष का मामला दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब लगने लगा है अहंकार में मदमस्त होकर के कि लोकतंत्र से ऊपर ये उठ गए हैं। मतलब लोकतंत्र जो भारत देश में सर्वोपरि है, उससे भी ऊंचे अपने आप को अहंकारी समझने लग गए हैं।
परंतु ये भारत देश है, यहाँ संविधान सर्वोपरि है, लोकतंत्र सर्वोपरि है। यदि कोई गलत है तो संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन जो है वो सत्ता का टूलकिट बन के यदि कार्य करेगा तो आवाज तो उठेगी, हर जन जन की आवाज उठेगी। तो इनको जो तकलीफ है वो इसीलिए है कि कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर आवाज उठा रहा है और असत्य के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो इनको डर लगने लगा है, भय के कारण मनगढ़ंत। लेकिन विजय शर्मा कहते हैं ना, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि मामले पहले भी दर्ज होते हैं, कोर्ट में जाने दीजिए, इंतजार कीजिए, आप गलत नहीं है, तो फिर क्यों ऐसा आंदोलन? न्यायिक प्रक्रिया पर बिल्कुल भरोसा है। वही हम कह रहे हैं कि जो भी हो संविधान सम्मत होना चाहिए। और एक बात और है संयम जी, संविधान में अधिकारियों को जनता की सेवा निष्पक्ष कानून व्यवस्था बनाने की के लिए शपथ दिलाई जाती है। आप भी जानते हैं किसी राजनीतिक दल का टूलकिट नहीं बनना चाहिए। तो अधिकारी जनता की सेवा करें, पूरे साक्ष्य प्रस्तुत करें, किसी के दबाव में कार्य ना करें, यही तो कह रहे हैं। चलिए, मैं एक जवाब प्रफुल्ल पारेख जी से ले लेता हूँ। समझता हूँ कि आप टूल किट बन के काम कर रहे हैं पुलिसकर्मी। यहाँ पर प्रफुल्ल पारेख जी, ये टूल किट बने हैं क्या छत्तीसगढ़ के अंदर पुलिसकर्मी? और जो मामला सूरजपुर से सामने आया है नगर परिषद चुनाव के वक्त का, देखो ये घटना किसी राजनीतिक दल के लिए जरूर मायने रखती होगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत आम होती हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती है तब क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करते? क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती? क्या भूपेश बघेल 2018 से 23 तक मुख्यमंत्री थे, इस दरमियान क्या भाजपा के नेताओं पर एफआईआर नहीं हुई क्या? और उसके पहले भी जब राज्य बना था, तब जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी बीजेपी के लोगों पर एफआईआर नहीं हुई क्या? पूरे देश में ये होता है, जो पुलिस अपना काम करती है और ये एफआईआर ये एक तरह की राजनीतिक आंदोलनों में धरना प्रदर्शन होता है तो पुलिस उसमें एक्शन लेती है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, वो उसका काम है। इसलिए अब इस पर राजनीति करने से कम रोका जाना तो मैं नहीं समझता कि किसी को रोकना चाहिए। ठीक है, वो कांग्रेस का काम है, उनको अगर उनको लगता है कि उनके नेता के ऊपर गलत एफआईआर हुई है तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। और ऐसा अक्सर होता है, मतलब ये कोई नई घटना नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन प्रफुल्ल जी, इस मामले में जहां पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष उतरे, इसलिए इस मामले को बड़ा बना दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण हम समझे कि एक साथ पूरे संगठन, पुराने बड़े नेता एक साथ आ जाते हैं सब? ये संगठन की उनकी अपनी रणनीति है कि अगर किसी उनके नेता को गिरफ्तार किया गया है तो कोई भी राजनीतिक दल जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है वो अपना शक्ति प्रदर्शन तो बिल्कुल करेगा और करना भी चाहिए, इसमें भी कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है ना कि पुलिस ने अगर एफआईआर की है तो पुलिस उसमें चार्जशीट लगाएगी, चालान पुटअप करेगी, मामला कोर्ट में जाएगा। तो लेकिन एक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस को अगर ये लगता है कि इस पर पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार पर दबाव डालना चाहिए, जनता को ये मैसेज देना चाहिए कि विपक्ष सक्रिय है, बस उससे ज्यादा मैं इन घटनाओं को ज्यादा कुछ नहीं मानता। ये एक बिल्कुल प्रक्रिया के तहत है और ऐसा होता है और ये सभी पार्टियां करती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष पार्टी ही ऐसा कर रही है। और ये आरोप भाजपा भी लगाएगी जब दूसरी पार्टी सत्ता में होगी, कांग्रेस लगाएगी जब दूसरी पार्टी सत्ता में होगी कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो तो विजय शर्मा कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जरूर कह रहे हैं इस मामले को लेकर भी। और किरण जी, इस मामले में देखिए, उप मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं कि मामले पहले भी रजिस्टर्ड होते रहे हैं, कोर्ट तक जाने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन, क्या बीजेपी या फिर प्रशासनिक तौर पर इसमें कहीं एक खौफ आएगा क्या इससे? क्योंकि ये राजनीतिक विद्वेष के कारण कई बार बताया जाता है मामले रजिस्टर्ड कर लिए जाते हैं इन तरह के मामलों को, लेकिन इसमें क्या बीजेपी के शासन में चल रहा है क्या? क्योंकि बताया जा रहा है आपके यहां से कि कांग्रेस के शासन में तो होता था, हम लोग कोर्ट तक जाने तक का इंतजार करते थे। बिल्कुल संयम जी, जब भी हमारे पिछले कांग्रेस की सरकार की बात करूं तो हमने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, हमारे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ, हम कितने कार्यकर्ता जेल भी गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो विजय शर्मा जी ही है। लगभग 6 महीने वो जेल में रहे, उन्होंने कभी भी न्यायिक प्रक्रिया पे कोई प्रश्न नहीं उठाया, ना ही हमारे पार्टी के नेताओं ने
धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि हमारे पार्टी के नेताओं को न्यायालय पे भरोसा था। इसके ठीक विपरीत कांग्रेस को न ईवीएम पे भरोसा है, न ईडी पे भरोसा है, न उच्चतम न्यायालय पे भरोसा है, न राम भगवान पे भरोसा है। इनको तो किसी पे भरोसा ही नहीं है। इनका सवाल उठाना, शंका जाहिर करना तो कांग्रेस के डीएनए में है। तो ये तो ना न्याय प्रक्रिया को मानते हैं, ना पुलिस पे भरोसा करते हैं। और इस प्रकार भूपेश बघेल जी जैसे जिम्मेदार नेता, पूर्व मुख्यमंत्री का सरेआम ऐसे उनके अगर मुख्यमंत्री के पद के ओहदे के हिसाब से देखो तो ये बहुत छोटे लेवल के अधिकारी है, उसको सरेआम धमकी देना और प्रशासनिक अधिकारी ये तो हो ही जाता है किरण जी, ये तो तस्वीर रही है देश भर के अंदर। जब एक क्या होता है, मुख्यमंत्री हो, हमें भी सुन के ताज्जुब होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री हो, जब वो बिल्कुल आम व्यक्ति बन जाते हैं, पद चला जाता है, सामान्य विधायक हो या सामान्य सांसद हो जाते हैं, तो इस तरीके की भाषा निकलती है। दूसरे बीजेपी नेताओं की भी देखिए कि थानेदार से लड़ना पड़ता है, होता ही है। ये पावर का गेम है, वो देखने को मिल रहा है। उसी का तो आरोप लगा रही है कांग्रेस की, पावर आज आपके पास है तो इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि हमें सीधे गुहार लगानी पड़ रही है। आप बताइए क्या ये सही है? एक जिम्मेदार पदाधिकारी को सरेआम ऐसी धमकी देना क्या आपको सही लगता है? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस तरह धमकी देना क्या आपको सही लगता है? मुझे लगता है कि न्याय प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए जो पुलिस अधिकारियों ने इसके जो एफआईआर दर्ज की, मुझे लगता है जांच का विषय है। पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए। और जो मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्राइसिस से जो जूझ रही है कांग्रेस के नेता, उससे ये जूझने के लिए, उससे बाहर आने के लिए मुझे लगता है ये पूरा सुनियोजित तरीका किया गया है। क्योंकि आपको संयम जी याद दिला दूं, जब देवेंद्र यादव जी जेल गए तो कितने लोगों ने अनशन किया, जब प्रवासी लखमा जी जेल गए तो कितने लोगों ने अनशन किया, जब वो जेल से देवेंद्र यादव जी गए तो उनके स्वागत पे कितने लोग थे, प्रवासी लखमा जी जब बेल पे छूट के आए तब उनके स्वागत के लिए कितने लोग थे, जब भूपेश बघेल जी के बेटे छूट के आए तब कितने लोग थे। तो कहाँ गई थी कांग्रेस की एकता उस समय? कहाँ गई थी इनके संगठन की एकता उस समय? मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव को देखकर अपने आप को आला कमान के सामने में बेहतर रूप में, बड़े रूप में प्रस्तुत करने के चक्कर में ये कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी है। कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी है कि उनको सवाल। शिल्पा जी, मुद्दा ढूंढने की जरूरत थी, यदि एकजुट होना था किसी मंच पर तो ऐसा मुद्दा ढूंढा है जिसे बीजेपी कोई बड़ा बांधती नहीं है। बिल्कुल सही है जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुद्दा हमेशा से सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमारा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आवाज उठाना रहा है। कानून व्यवस्था पूरे छत्तीसगढ़ की। आप तो अपने कार्यकर्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं शिल्पा जी, वो भी हक है उनका। जनता की आवाज नहीं उठा रही है, आप अपने कार्यकर्ता की आवाज उठा रहे हैं। दबाव में, देर रात को पुलिस के दबाव में फर्जी आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने को आप क्या करेंगे? छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, जैसा कि सभी आज चर्चा पर आज साथ निकला है कि ऐसे माहौल में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, उसमें सामान्य रूप से कार्रवाई होती है। परंतु आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर कराना, क्या ये छत्तीसगढ़ में कानून का राज है या भाजपाइयों का गुंडागर्दी है? ये बात बहुत सोचने वाली बात है। और विपक्ष होने के नाते आवाज तो उठाएंगे, मजबूत तर्कों के साथ आवाज उठाएंगे। प्रशासन का बैकफुट में जाना ये साबित करता है कि सच्चाई की जीत हुई है। आप यदि फर्जी एफआईआर लिखाए थे तभी इतने अनशन के बाद में जो मामला था, नरेंद्र जैन का जो मामला था वो सच्चा था, इसलिए शीर्ष नेताओं ने फर्श पर बैठकर आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद प्रशासन बैकफुट में गए। इसका मतलब है कि फर्जी एफआईआर लिखी गई थी। हमें कानून पर, हमें न्यायिक प्रक्रिया पर, भारत के संविधान पर, लोकतंत्र पर पूरी तरह से भरोसा है। परंतु सत्ता के अहंकार में जो दबावपूर्ण कार्य किया गया है वो आज जनता के सामने दिख रहा है। एक आम नागरिक क्या करेगा जब सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी कानून का, प्रशासन का गलत उपयोग करेगी, टूलकिट की तरह उपयोग करेगी। मैंने कहा कि लेकिन क्या ये मानते हैं कि धमकी दी गई है, इस तरह की धमकी दी जानी चाहिए जो मंचों से दी है भूपेश बघेल ने, जिसे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हमारा भी शासन आएगा, याद रखे थानेदार। देखिए, धमकी शब्द बिल्कुल गलत है।
धमकी शब्द बिल्कुल गलत है जी। ये जो है, ये जो बातें हैं वो लोकतांत्रिक चेतावनी है, लोकतांत्रिक चेतावनी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रशासन को जनता की सेवा करनी चाहिए, जिसकी उन्होंने शपथ ली है। राजनीतिक दबाव में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। आज माहौल कुछ और है, आज पावर सत्ता किसी और के पास है, कल को किसी, ये लोकतांत्रिक बातें हैं और बात भी सही है बिल्कुल। चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, और कई बार चर्चा करते हैं इस शब्दों के बारे में, इस वाक्य के बारे में कि आने वाले समय में भी चुनाव होंगे, हार जीत। चेतावनी बताया जा रहा आपकी तरफ से, जो धमकी एक तरह से बीजेपी जिसे कह रही है। प्रफुल्ल जी, हम देखते हैं, आपने भी खुद कहा कि मामले होते हैं, हर बार सामने आते हैं, इंतजार करना चाहिए न्यायिक प्रक्रिया का, लेकिन इस बात को क्या नकारेंगे कि हाँ वाकई सत्ता का दुरुपयोग कहा जाए, कि हाँ जबरन मामले डाले जाना, यदि आपकी सत्ता प्रदेश में है तो फिर छोटे छोटे निकाय चुनाव में इन सब जगह कई मामले रजिस्टर्ड होते हैं, ये बात स्वीकार करते हैं कि हाँ दुरुपयोग भी होता है सत्ता का? हाँ, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इस बात को हम पुख्ता तौर पर तब कहेंगे ना जब वो बात साबित होगी। तो साबित कौन करेगा? जब मामले से यदि बरी कर दिया जाता आरोपी को, तो फिर समझा जाता है कि हाँ ये वाकई गलत मामला रजिस्टर्ड किया गया था। कई ऐसे मामले ये भी होता है, यह भी होता है। आप इस देश में बड़े बड़े स्कैंडल हुए जिस पर काफी बहुत मीडिया ट्रायल हुआ और खूब हल्ला होता है, लेकिन बाद में जिस पर आरोप लगता है वो बरी हो जाता है, वो कारण चाहे जो रहे हो। लेकिन हम ये कम से कम हम ये नहीं कह सकते ना कि वो आर्म्स एक्ट में जो धारा लगाई है, ये पुलिस प्रशासन बेहतर जानता है कि उसने जो धारा लगाई है, जिस धारा पे उसने FIR दर्ज की है, उसमें कितनी सत्यता है नहीं है, ये तो पुलिस प्रशासन बेहतर जानता है। तो उसका राजनीतिक उसकी जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो अपनी जगह है, और वो ठीक भी है कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, तो कांग्रेस उसमें अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। तो इसलिए सत्ता का दुरुपयोग ये कहने के लिए तो तभी कहा जा पाएगा ना जब वो चीज साबित होगी। अगर साबित होता है तो हम बिल्कुल कहेंगे कि हाँ सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। तो ये सब चीजें देखिए, ये सब चेतावनी आप ही देखते होंगे कि राजनीति में ये सब चीजें आजकल जो परिदृश्य चल रहा है वो बहुत आम हो गया है कि राजनेता पुलिस के अधिकारियों को या कलेक्टर को या IAS को अधिकारियों को इस तरह की चेतावनी देते हैं, समझाते हैं कि भैया देखो सरकार हमारी भी आ सकती है, तो और सरकारें आती भी हैं, और लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वही रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन तो वही रहता है। तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत रूटीन में चलने वाली प्रक्रिया है ये, और इस पर राजनीति करना चाहिए, उसके लिए हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में लोग हैं तो राजनीति करेंगे ही। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा मतलब इसको मैं एक रूटीन मानता हूं मैं अपने हिसाब से इसको। बिल्कुल, ये तो चलता रहता सिस्टम में है, लेकिन इनसे सुधार की बहुत जरूरत है। यदि वाकई दबाव में है या फिर सत्य है तो उसके लिए इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत थी, और वाकई यदि दबाव में किया गया है तो फिर इसके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। सत्ता परिवर्तन होता है तो देखने मिलता ही है वाकई कि इसका बदला उससे लिया जाता है, उसका बदला इससे लिया जाता है, और शायद कहीं यही वो ना चल रहा हो। हमें तो यही लग रहा है कि कांग्रेस ने किया बीजेपी के साथ, अब बीजेपी कर रही है कांग्रेस के साथ। ये सब आंकड़े रहे होंगे पिछले समय के, लेकिन अभी तो अनुमान ही है। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा किरण जी आपका, और साथ में बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका भी, शिल्पा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सूरजपुर का आंदोलन खत्म जरूर हो गया, लेकिन अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गया है। क्या विपक्ष का आक्रामक तेवर लोकतांत्रिक अधिकार है, या फिर पुलिस और प्रशासन का दबाव बनाने की कोशिश? बीजेपी इसे कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली राजनीति बता रही है, जबकि कांग्रेस अपने आंदोलन को जनता की आवाज और लोकतांत्रिक संघर्ष कह रही है। देखना होगा कि विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में और बड़ा मुद्दा बनता है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।